अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को छोटा सा लेक्चर नजर आ रहा होगा, ये आपको अल्फाज देख के लग रहा होगा कि यहाँ वाले बच्चों ने मुझे जज्बाती कर दिया था और मुझे ऑफ कैमरा बहुत कुछ कहना पड़ा। अगर मैं ऑन कैमरा कह देता तो उसके कट कटा के कोई पता नहीं कहाँ की बात कहाँ जोड़ता और कहाँ से कहाँ मिला के कहाँ से कहाँ फैलाता, तो मुझे फिर मजबूरन जो है ना वो ऑफ कैमरा बातें करनी पड़ी। ऑटम 14 एक सवाल दिया था आज 2 सवाल होमवर्क देने मैंने। यार इतना सारा कुछ कर दिया, मैं वो भी बताऊं क्या, टाइम थोड़ा सा तो पढ़ा लूं। ऑटम 14 किया है, 2 सवाल होमवर्क दे रहा हूं, करने हैं 2 सवाल करने हैं। एक सवाल है ऑटम 15 और एक है ऑटम 16। अच्छा, मैं पॉज लेना भूल गया। कल होमवर्क दिया था ऑटम 14, आज का होमवर्क दे रहा हूं 2 सवाल, ऑटम 15 और ऑटम 16। ये जो ऑटम 15 और ऑटम 16 है, ये वहीं ऑटम 14 से आगे 2 सवाल हैं, यानी क्वेश्चन 7 होगा और क्वेश्चन 8 होगा गालिबन। अच्छा, आपको वो FR में सोची तो पड़ी हुई है, तो इतना याद ही होगा कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स, पैट, डिविडेंड, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, अगर बाकी चीज़ें ज़्यादा मिक्स ना भी करें, फाइन कर सकते हैं। कैसे? डिविडेंड ऐड कर लें, बस ठीक। तो ऑटम 16 में बस यही काम था। तो ऑटम 16 और ऑटम 15 ये करके आइएगा, ज़रूर करिएगा। हैं क्या? ऑटम 16 ना बोलने में भी ऐसा ही होता है और ऑटम 15, ये जो मैं बोल रहा था वो यही था, लिखने में भी ऐसे ही पढ़ा जा रहा है। ऑटम 15, ऑटम 16। ऑटम 14 में मसले हो सकते हैं? नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, होगा। अच्छा, एक मसला जो है ना इसमें ऑटम 14 में, वो चूंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ सबसे पहला 5 पेपर का सवाल यही देता हूँ, तो अगर मैंने इस सवाल के ऊपर ये ऑटम 14 हटा दिया होता, यानी अगर आपको बस ये एक सवाल देता, तो इसको पढ़ के करने में मुश्किलें और होती, और ऑटम 14 लिखे होने की वजह से मुश्किलें और हैं। क्योंकि जब आपको लग रहा है ना कि ये आई कैप का सवाल है, तो आप पे प्रेशर ही अलग था। हाँ, जब आप 5 पेपर का सवाल देख के इसको कर रहे हैं, तो आपके कुछ सेंसेस हैं जो बंद हो गए हैं। चलें बताता हूं, मसले बताता हूं इसके अंदर। गुडविल में कोई मसला नहीं। एएल ने, नहीं, मशीन किसने बेची है? एएल ने। एएल के पास एक मशीन थी जो उसकी बुक्स में इसकी बुक्स में ये 10 की आ रही थी, इसने ये सेल कर दी इसको 25 की। तो ये जो टॉपिक है ना कि पीपीई बेचना, प्रॉफिट, यूआरपी, ये यहां से शुरू हो रहा है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। यानी ये डिस्कशन ही नहीं है कि एएल की बुक्स में ये डेप्रिशिएट कितना हुआ था। भाई जितना भी हुआ था, कहानी शुरू ही तब हुई है जब उसने इस फिगर को इतने में बेचा है। तो इसमें प्रॉफिट आ गया 25 और 15 सॉरी, और यूआरपी भी यही है। इसलिए कि मैंने आपको यूआरपी निकालने का तरीका बताया था कि प्रॉफिट में से आप उस दिन से ऑनवर्ड डेप्शन लगा लें, वो है ही नहीं। कब बेचा है? आखिरी दिन तो बेचा है। तो जब आखिरी दिन बेचा है, कोई टाइम ही नहीं गुजरा, तो इस 15 को डेप्रिशिएट क्या करना है? तो इसलिए यूआरपी पूरा 15 का 15 ही है। एक पॉइंट तो ये था। इस पॉइंट में बताएं कोई एतराज अभी? उसामा, एक पॉज करना। ऑटम 14 के अंदर एक
और मसला हो सकता है वो लोन वाले पॉइंट का। एसेट्स में एक लोन आ रहा है 30 का एसेट्स में, और दूसरी तरफ लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स काफ़ी सारी है, लेकिन ये 30 उसी के अंदर ही आ रहा होगा क्योंकि लिखा हुआ है कि इसने इसको लोन दिया है। अब इस लोन की 30 अमाउंट एलिमिनेट हो जाएगी। जो इसके आगे इंटरेस्ट वाला पॉइंट है उसका कुछ भी नहीं करना। अच्छा, जिसको लगता है क्यों कुछ नहीं करना, करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए है? इंटरेस्ट इनकम होगी तो क्या करें फिर, क्यों ऐड कर दें? मेरा सवाल यह है कि इन लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट वगैरह दिया हुआ है तो उसका क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। रिटेन अर्निंग में क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि पिछले सवाल में ऐसा किया था। अच्छा, ये जो बैलेंस शीट्स गिवन है, क्या पता इन्होंने डेप्शन चार्ज ना की हो, क्या पता इनको यही ना पता हो कि सैलरी भी रिकॉर्ड करनी होती है, क्या पता इन्होंने सेल्स भी रिकॉर्ड ना की हो। आपको अगर बैलेंस शीट बना के दी हुई है तो सही बना के दी होगी, जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करके ही दी होंगी। तो अगर कोई एरर होता तो फिर वो एरर बताता। जिस सवाल में ऐड किया था रिटेन अर्निंग में इंटरेस्ट, तो वो इसलिए ऐड किया था जो कल मैं बता के गया था, क्योंकि कहा हुआ था सवाल में कि पेरेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए ऐड किया था। तो अगर कोई एरर होता तो बता देता। उसमें तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट पे होता है, तो ठीक है, होता है, हो गया होगा पे, रिकॉर्ड भी हो गया होगा, तो इसलिए इस इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं करना था। ऐड ना हुई होती मतलब रिकॉर्ड ना हुई होती। हाँ जी, नहीं, अभी इस वक्त जो अंग्रेजी लिखी है ना उसका तो कुछ नहीं करना। उन्होंने तो कहा है कि हर 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे होता है, तो बस ठीक है, हो गया होगा, रिकॉर्ड भी हो गया होगा। हाँ, अगर ये टेस्ट होता तो शायद ऐसे हो जाता कि जो 30 जून 14 वाला इंटरेस्ट था, ये एस ने पैसे भेज दिए थे, ईयर एंड तक पी को पहुंचे नहीं और उसने रिकॉर्ड भी नहीं किया, फिर वो काम करते जो कल मैंने सवाल कराते हुए कराया था। करेंगे या हो चुका हुआ है? हाँ, नहीं, आप ये कह रही हैं कि कुछ नहीं करना, उसकी रीजन बता रही हैं। हाँ, सही है। अच्छा, बैलेंस शीट का सवाल करते हुए ना, बैलेंस शीट का सवाल करते हुए बाज़ औक़ात ये कंफ्यूजन हो जाती है, जो कि असल में इस एग्जामिनर को भी हुई थी। इसका का सोल्यूशन जो है ना शदीद किस्म का गलत था। उसको कंफ्यूजन ये हुई थी मासूम इंसान को कि उसने इस इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिटेन अर्निंग से रिवर्स कर दिया था। ये कह के कि जिसने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड किया उसने क्यों रिकॉर्ड किया, भी तो भाई को लोन दिया है, उसने इंटरेस्ट इनकम रिवर्स कराई, और जिसने लोन लिया हुआ था उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस रिवर्स कराया। तो बैलेंस शीट के सवाल में एक्सपेंसेस इनकम्स नहीं होते रिवर्स। ये इनकम स्टेटमेंट जब पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कि इनकम एक्सपेंस का क्या करना है। बैलेंस शीट में हमने पढ़ा है कि एक का दूसरे को कुछ बेच के कमा लेना कोई मसला नहीं है। सर्विसेज दी हैं, सर्विस इनकम ले ले, कोई मसला नहीं। लोन दिया है, इंटरेस्ट इनकम ले ले, कोई मसला नहीं। गुड्स बेची हैं, प्रॉफिट कमा ले, कोई मसला नहीं। मसला सिर्फ तब है कि एक दूसरे का पेएबल रिसीवेबल आ रहा है तो एलिमिनेट करना है। क्यों एलिमिनेट करना है? क्योंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई रिसीवेबल पेएबल नहीं है। और दूसरा मसला यह है कि जो चीज बेची थी अगर वो आज भी बायर के पास एसेट्स में मौजूद है तो उसमें प्रॉफिट लोडेड है, वो मसला है। तो इसलिए इस लोन के इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं करना था। और अगला मसला यह हो सकता है कि इस 19-19 का क्या करना है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से एलिमिनेट कर दें। और ये 24 और 27 का क्या करना है? अब ये दो सवाल हो गए, यानी इसने एक ने बेचा है, दूसरे की गुड्स स्टॉक पड़ी है, वहां यूआरपी है, और दूसरे ने बेचा है, पहले की गुड्स स्टॉक पड़ी है, वो यूआरपी है। तो अकॉर्डिंगली अपने अपने कॉलम में से माइनस हो जाएगा इस पॉइंट में। और कोई सवाल? अच्छा, इसमें ना एक जीटी में एक बच्चे ने सवाल पूछा था, मुझे उसकी बात से लगा कि ना और भी किसी को कंफ्यूजन हो सकती है। ये बराबर है, ये बराबर क्यों नहीं है? 24 और 27 बराबर नहीं होना चाहिए था। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये कुछ ऐसा मामला है, ये कुछ ऐसा मामला है कि एएल और डीएल, एएल ने डीएल को सेल की थी। अच्छा, ये सवाल में वैल्यू नहीं है, मैं एम ही खुद ही लिख रहा हूं, 90 मिलियन की इसने इसको सेल की थी। तो इसने डेटर बनाया होगा और उसने क्रेडिटर बनाया होगा।
और इसके पास इन चीजों में से स्टॉक पड़ा रह गया 24। हाँ जी, फिर डीएल ने भी इसको चीजें बेची थी, तो इसने डेटर बनाया होगा और इसने क्रेडिटर बनाया होगा। ये 64 और 64 और 90 ये सवाल में नहीं है, ये मैंने ऐसी खुद ही फिगर्स ली हैं। इसने इसको चीजें बेची और इसके पास इनमें से स्टॉक में पड़ी रह गई 27। अच्छा, डीएल ने उसको 90 देने और 64 लेने, तो अक्लमंदी ये है कि 36 देने हैं 26, और इसने 90 लेने हैं 64 देने हैं, तो अक्लमंदी क्या है कि इसने 26 लेने हैं। इसने इसको 7 पे कर दिया था, अब इसका नेट 19 रिसीवेबल रह गया, इसका नेट 19 पेएबल रह गया। ये ना ही सवाल में 7 कहीं बताया है, ना ही कहीं 90 और 64 बताया है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये 19 सेम क्यों है, क्योंकि ये इनका आपस का ही लेन देन है। इसने नेट उसको 19 देने हैं, उसने नेट 19 लेने, ये इन दोनों का आपस का कनेक्शन है। जबकि ये 24 उन काली चीजों में से बची हुई है और ये 27 इन नीली चीजों में से बची हुई है। तो ये 27 और 24 बराबर होना चाहिए, नहीं वो और गुड्स हैं, वो और गुड्स हैं, तो इसलिए 24-27 का आपस में कोई बराबरी का काम नहीं बनता, लेकिन ये बराबर होना चाहिए था। अगर डिफरेंट होता तो फिर कोई एरर बताया होता, फिर उसको ठीक करते, फिर एलिमिनेट करते। ये 24 और 27 टोटली डिफरेंट चीजें, बस ये यूआरपी का डबल सवाल है। ये भी यूआरपी है, सेलर की रिटेन अर्निंग से माइनस, इन्वेंटरी में से माइनस, इस पे भी यूआरपी आएगा, सेलर की रिटेन अर्निंग में से माइनस और इन्वेंटरी में से माइनस। और इस सवाल में बताएं क्या पूछना है। हाँ जी, अरे नहीं थैंक यू किस बात का यार, तो पढ़ा ही रहा हूं, आप ना भी कहते तो। एडजस्टमेंट नंबर 8 सिखाने लगा। ये काफी सारी हैं, इनमें से एक बता रहा हूं अभी, बाकी कल बताऊंगा। है जी, तो कर ले नोट। एडजस्टमेंट 8 क्या है नोट्स में? हाँ जी, अब ये ना मेरी बात ध्यान से सुन लें सारे। ये जो 8 में मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है वो कम इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड पे बताऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको कंसोलिडेशन में सिर्फ समझा रहा था और नोट से पढ़ा रहा था, लेकिन ये वाली एडजस्टमेंट जो मैं बोर्ड पे करा रहा हूं वो देखिएगा। इसमें जो कुछ भी है वो कोई कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं है। इसमें जो भी पढ़ाने लगा हूं एडजस्टमेंट 8 में, ये वो है जो पी को अपनी बुक्स में प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी। तो मैं आपको ये ट्रांजैक्शंस बताऊंगा और इनकी सही अकाउंटिंग बताऊंगा जो पी की बुक्स में होनी चाहिए। जब आपको सही अकाउंटिंग पता चल जाएगी तो फिर सवाल में अगर ये पॉइंट टेस्ट हुए तो इनमें कोई ना कोई एरर करके दिया होगा। मैंने एक नॉर्मल से एरर की बेस पे नोट्स लिखे हुए हैं, यानी मैंने एडजस्टमेंट 8 में जो कुछ लिखा हुआ है ना वो एक नॉर्मल एरर की बेस पे लिखा हुआ है कि ये एरर हुआ तो उसका ये जवाब है, लेकिन पेपर में डिफरेंट एरर भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने जो नोट्स में वो एडजस्टमेंट 8 लिखी है वो एक नॉर्मल एरर को बेस बना के एडजस्टमेंट लिखी है, जबकि मैं आपको बोर्ड पे सिखाने लगा हूं पूरी के होना क्या चाहिए। एक बार आपको पूरी अकाउंटिंग सही पता चल जाए तो फिर एरर जो भी होगा उसके अकाउंटिंग भी ठीक होगा। ओके, ये 5-6 हैं, एक बता रहा हूं उनमें से, बाकी कल बताऊंगा। पेरेंट ने शेयर्स किससे खरीदे? ऐसे। फिर जो लोग एस के पुराने शेयर होल्डर थे उनसे शेयर्स खरीदे। अच्छा, अब उनको जो प्राइस इसने पे करनी है वो किस किस शक्ल में पे हो सकती है? हो सकता है कि पेरेंट वाले उनको उसी वक्त कैश दे दें, इमीडिएट कैश पेमेंट। हो सकता है कि उनको कहें कि जी अभी तो कैश नहीं है, देंगे हम तुम्हें लेकिन 3 साल बाद, डेफर्ड कैश पेमेंट। फिर हो सकता है कि उनके साथ ये तय हो कि इतने पैसे तुम्हें चलो और दे देंगे
अगर फलानी फलानी शर्तें पूरी हो गई तो, अगर फलाना फलाना वाकया हो गया तो, इसको कहते हैं कंटिंजेंट कंसिडरेशन। शेयर्स एक्सचेंज, ये क्या लगता है नाम से, शेयर एक्सचेंज। जिन लोगों से एस के शेयर्स खरीद रहे हैं उनसे एस के शेयर्स ले रहे हैं, अपने शेयर इशू कर रहे हैं, यानी उनको अपना शेयर होल्डर बना रहे हैं, तो ये शेयर एक्सचेंज है। इसमें क्या हो रहा है, ये पेमेंट लेट करेंगे, लेकिन जब पेमेंट लेट करेंगे तो जितनी पेमेंट है उतनी ही करेंगे, लेकिन अगर उनके साथ ये तय हो कि जितने पैसे देने वो तो देने ही देने, लेकिन उसमें हम आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करेंगे, तो फिर वो सिर्फ कच्चा वादा करने की बजाय उन लोगों को आज अपने डिवेंचर इशू कर देंगे। इससे क्या होगा, मिसाल के तौर पे 5 साल का डिवेंचर इशू कर दिया उन लोगों को, तो फिर 5 साल बाद पैसे तो देने ही हैं क्योंकि डिवेंचर है, और हर साल इंटरेस्ट भी देना है, तो ये भी एक शक्ल हो सकती है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि उनको कहें जी हमारी ना फलानी जगह ज़मीन है, वो ज़मीन आप ले लें। कोई अदर एसेट दिया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई पीपीई दे दें, कोई इन्वेंट्री दे दें, यानी कोई और एसेट उनके हवाले कर दें। ये मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। अब इनमें से ये वाली बात जो है, ये तो शुरू से हो ही रहा है, यानी इसमें तो कुछ नया सिखाने वाला नहीं है, ये सिखा रहा हूं अभी, बाकी फिर कल कराऊंगा। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको ये बात 2-3 लाइनों में लिखनी है तो अच्छा है लिख लें कि मैं आपको ना इनमें कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं बता रहा, मैं आपको इनमें यह बताने लगा हूं कि जब ये ट्रांजैक्शन हो तो पेरेंट को इसकी क्या अकाउंटिंग अपनी बुक्स में करनी चाहिए। ये कोई कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं है, ये पेरेंट ने इन ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक में रिकॉर्ड करना है। तो ये असल वाला जब पता चल जाएगा तो सवाल में फिर जो भी एरर होगा वो आप अकॉर्डिंगली ठीक कर सकेंगे। अच्छा, इसमें ना मैं आपको ये जो एडजस्टमेंट्स पढ़ाऊंगा, एडजस्टमेंट्स नहीं मतलब ये बताऊंगा कि ये पेरेंट को अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए। इसमें मैं आपको ना एक एग्जाम्पल बना के सॉल्व करके दूंगा, तो वो जो मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ वो गाइडेंस होगी मेरी तरफ से, बजाय इसके कि मैं लिखूँ कि फलानी चीज़ को वहाँ ऐड कर दें, फलानी चीज़ को वहाँ ऐड कर दें। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के सॉल्व करूँगा तो वो गाइडेंस होगी। है जी, टाइम हो गया, आ गया फरिश्ता। कैसा यार, नौसर डाली भूल गया मैं लिखने क्या लगा था। ठहर जाए। हाँ, पी ने एस के 1500 शेयर्स खरीदे और उनसे तय ये हुआ कि एक तो आपको हम फौरन के फौरन 12 रुपए दे देंगे, एक तो आपको 12 रुपए पर शेयर मिलेगा फौरन, उसके अलावा आपको 30 रुपए भी मिलेगा, लेकिन 3 साल के बाद। यानी हमने उन लोगों से शेयर्स खरीदे हैं तो उनको कितने पैसे देने हर शेयर के बदले 42, लेकिन 12 अभी, 30 3 साल के बाद। अच्छा जी, अब आपने लीजेस भी पढ़ लिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ लिया, 3 साल बाद देने हैं पैसे, तो लायबिलिटी बना लेते हैं कितनी अमाउंट पे, प्रेजेंट वैल्यू पे। तो उसके लिए फिर आपको डिस्काउंट रेट भी बताना चाहिए। तो डिस्काउंट रेट आपको डिस्काउंट रेट के नाम से भी गिवन हो सकता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी दिया हो सकता है, वो कर लेते हैं 10%। और इसकी रिक्वायरमेंट है मुझसे पी की बुक्स में एंट्रीज, पी की बुक्स में एंट्रीज।
अच्छा ये एमी में एक डेट ले लेता हूँ, चलो 1 जनवरी 20 कर लेता हूँ, चलो यानी ये 1 जनवरी 20 को लिए। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश कितने से क्रेडिट जी 1500 इंटू 12 रुपये, हाँ जी, नहीं प्लस नहीं, कैश अभी इतना ही दिया है 18,000। बाकी लाइबिलिटी बनेगी तो उसको हम डेफर्ड कंसिडरेशन कह लेते हैं। कितने से, कितने पैसे देने, 1500 इंटू 30 रुपये, लेकिन ये तो 3 साल बाद देने हैं। तैंतीस 809। तो पेरेंट अपनी बुक्स में 51,809 इतनी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, इसमें एरर क्या हो सकता है, आपको सवाल वाला कह सकता है कि पेरेंट ने अपनी बुक्स में 18,000 तो रिकॉर्ड कर लिए हुए, ये कहानी बता के कहें जिसकी उन्होंने कोई एंट्री नहीं की हुई, तो फिर अब आपको अपनी बुक्स में, पी की बुक्स में ये ठीक करना पड़ेगा। या हो सकता है सवाल में लिखा हो कि पेरेंट ने इसको पूरा 45,000 पे रिकॉर्ड कर लिया, 45 ये, तो उसको फिर अकॉर्डिंगली ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद चूंकि डिस्काउंटिंग की हुई है तो टाइम गुजरेगा तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बनाना पड़ेगा। अब हर ईयर एंड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड कंसिडरेशन कितना, ना यार कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा भाई ये ले वर्किंग वन। इनिशियली हमने कितनी अमाउंट बनाई इस लायबिलिटी की, 33,809। 2020 का इंटरेस्ट कितना, 3381, 10% है ना। फिर 37,190। फिर 2021 का इंटरेस्ट कितना, 3719। भाई डिस्काउंटिंग की है, मैं उसको टाइम गुजार के उसको इंटरेस्ट डाल रहा हूँ। लीजेस पढ़ लिया आपने, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए, सब फेंक दिया पढ़ के, इंटरेस्ट पढ़ रहा है। फिर 2022 का इंटरेस्ट, जीरो कूपन बॉन्ड वाला कोई सवाल नहीं किया था, तो उसमें बस इंटरेस्ट ही नहीं पढ़ रहा होता, तो बस वो इंटरेस्ट पढ़ रहा है। ये बन गया 4022 का इंटरेस्ट 4091। ये बन गया 45। प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, अब साल गुजरते 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 45 तक पहुंच जाएगा। तो हर साल ये एंट्री हुआ करेगी। 20 में कितनी, 3381। 21 में कितनी, 3719। 22 में कितनी, 4091। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट 3719। फिर ये 21 है, सॉरी। अच्छा मुझे लगता है कि अब ना जज्बाती तो आपने कर ही दिया है, मुझे लगता है कॉस्ट वालों के ना मैंने आधा घंटा इसी में निकालना है, क्योंकि इनमें से तो कई सारी ऐसी शक्लें जो मुझे लगता है मुझे कहना पड़ेगा। आप तो फिर बुजुर्गों में शामिल हैं, वो तो नए नए बच्चे हैं सारे, उनके तो जज्बात भी बड़े डिफरेंट हैं, उनकी हरकतें भी उनकी शक्लों से छलक रही होती हैं। हाँ, पैसे ज़ाया हो गए, यानी उन पैसों को बचाने के लिए, यानी अगर चर्च खरीद ही लिया है तो पीनी भी पड़ेगी, है ना। हाँ वही ना, खरीद लिए तो पीनी पड़ेगी, अब क्या करें। ये सारी एंट्रीज करने के बाद अब फाइनली पेमेंट करेंगे, तो डेफर्ड कंसिडरेशन फलते फूलते ये 22 है भाई, क्या लिख जाता है ऐसे, डेफर्ड कंसिडरेशन डेबिट तो पेरेंट ने अपनी बुक्स में इस सारे मामले की अकाउंटिंग करनी है ऐसे। अब सवाल पे डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या एरर सवाल में डाला है। डिपेंड करता है किस साल का सवाल है। 2021 का सवाल है, चले 2021 का सवाल है, और सवाल यह है कि उसने इस डेफर्ड वाले की कहानी रिकॉर्ड ही नहीं की।
अब क्या क्या करें, कहां कहां क्या क्या करें? 2021 का सवाल है। गुडविल की वर्किंग में, इन्वेस्टमेंट में हम ये भी लिखेंगे, और ये दोनों एक्सपेंस भी बनाएंगे, रिटेन अर्निंग में लेस, और इसको लायबिलिटीज में भी लिखेंगे। तो ये हम कर रहे होंगे। नहीं, करंट नॉन करंट नहीं, ये वाली करंट में आएगी, इससे पहले नॉन करंट ही थी, क्योंकि अगले साल खत्म हो जानी है ना। चलें ठीक है जी, जाएं। वो बच्चे बाहर खड़े होते हैं और आप लोग जाते ही नहीं हैं।